हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज है, पंचायती राज से जितना भी क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक का आज मैं इसमें कवर करूंगा और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इसमें जैसे मैंने जनजाति विद्रोह के बारे में जैसे बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए। जैसे मैंने उसमें पूरा बताया था कि क्या क्या है, कैसे कैसे कब क्या हुआ था, वो एकदम एग्जैक्ट पूरा याद आपको, पूरा जो सन रहता है ना, ईयर, पूरा वैसा आपको जो पंचायती राज में मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा उसको पूरा एकदम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंचायती राज में कौन कौन से जो है बहुत सारे जो बने हुए हैं ना, पंचायती राज समिति कौन कौन सी बनी, उसके बाद में पंचायती राज अधिनियम कौन कौन से उसमें आए, कितने आर्टिकल थे, धाराएं थी, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं इस वीडियो में मैं तीन चीज़ को कवर अप करूँगा कि कौन कौन सी समिति बनी, कौन कौन से अधिनियम आए और ग्राम सभा, ये तीन एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा। जितना हो सके हम पंचायती राज का, मैं ये टॉपिक जो दिया हुआ है एसआई का ये सिलेबस है, तो इसको मैं जल्दी से कवर अप करूँगा। तो मैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं जितने भी अब एसआई के जो टॉपिक बनेगा, हर टॉपिक का, जैसे मैंने जनजाति विद्रोह के बारे में बताया हुआ था इतिहास का, अब इसी से पूरा टॉपिक का एक और वीडियो मैं लाऊंगा। लेकिन अभी पंचायती राज का हम जितना हो सके जल्दी से कवर अप करेंगे। अभी ग्राम सभा से कुछ ना कुछ बहुत सारा क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे धारा से भी बन सकता है। उसके बाद में पंचायत का आएंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन जितना हो सके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आपको वहाँ जब फाइनल पेपर देने जाएंगे ना प्री का, तो हम वहाँ कवर अप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पंचायती राज से जो है वो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पंचायती राज में कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सी समिति आई थी, उसके कालक्रम के हिसाब से हम इसको जमाएंगे और इसको मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो समिति बताते हैं कि पंचायती राज में कौन कौन सी समिति थी, कब कब किन लोग का क्या मत रहा है, वो देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समिति का आरोही क्रम में आपको बताने की कौन सी समिति जो है वो क्रम से था। ठीक है, अगर आपको ये ऐसा याद करते हो तो ये चीज़ बस आपको याद रखना है, बैक्स, ये आप हमेशा याद रखिए पंचायत समिति बनाने का। अगर ये याद रख लिए बैक्स को ना, तो आप सन भी याद नहीं रखेंगे तो भी ये याद हो जाता है, लेकिन हमको सन भी याद रखना है। लेकिन ये बस याद रख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, फर्स्ट। अशोक मेहता समिति, ए फॉर अशोक मेहता समिति। फिर जीवीके राव समिति। ठीक, एस मतलब लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, तो इससे होता है सिंघवी समिति। तो आपको अगर ये क्रम हो गया तो ऑटोमेटिक क्रम जो है याद रहेगा, मतलब 1 2 3 4 जो है क्रम से जमा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ है। तो आपको आंसर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इस बार। ठीक है, मैंने जो पिछले बार हाइड कर दिया था, इस बार आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको कई बार क्या है क्रम से नहीं देता, अब आपको क्या देता है कि आप इसके ईयर को लिखिए करके देता है। ये ईयर को बताना बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। ठीक है, ईयर याद रहेगा तो आपको क्रम के हिसाब से बलवंत राय मेहता समिति कौन से ईयर में हुआ था ये सबको। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति हुई थी सन 1955 में, सॉरी 57 में। देखिए, ठीक है, 57 में सबसे पहले याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति आया। उसके बाद 20 साल आपको याद रखना है, 20 सालों के बाद में अशोक मेहता समिति आई 1977 में, फिर +8 करना है। फिर जीवीके राव समिति आई 1985 में, फिर +1 1986। ये बस को याद रखना है, ये तो मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया था। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में। अशोक मेहता समिति 20 साल याद रखना है तो 1977। फिर जीवीके राव समिति 1985 और लास्ट सिंघवी समिति कब आई थी, ये क्रम दिया 86 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसके हिसाब से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भी बहुत सारा। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। जैसे दांत वाला समिति, इन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन किया था। जीवीके राव समिति खंड स्तर पर नियोजन किया था। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थान और संथानम समिति, तो देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति था वो पंचायती राज संस्थान के लिए सही था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, देखिए अब ये जो है बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे दांत वाला समिति किस लिए था, आपको क्रम से सही युग्म कौन से जमाएं, तो दांत वाला जो समिति था वो खंड, इस आपको एक्सप्लेन भी यहाँ पे दिया है कि दांत वाला समिति जो खंड स्तर पर नियोजन के लिए लाया गया था। और जीवीके राव समिति जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन के लिए लाया गया था। आपको तो बलवंत राय पता है कि जो है किसके लिए था, पंचायती राज संस्थान के लिए था। ठीक है,
और जो ये संथनम समिति था वो पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय प्रावधान देने के लिए था, ठीक है, उसकी स्थिति का समीक्षा करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है कि ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रस्तुत हुई थी। तो मैं इसका सही आंसर बताते जाता हूँ और एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ। तो ये इसका सही आंसर आपने यहाँ पे देख लिया कि सही आंसर क्या है, डी, LM सिंघवी समिति ने। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि LM सिंघवी, जिसका नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, सन 1986 में आई थी। हमने वहाँ पे ऊपर में देखा था 1986 में LM सिंघवी समिति। इन्होंने क्या कहा था कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर्थिक संशोधन प्रदान करने की बात कही थी। साथ ही साथ सिंघवी समिति ने ये भी सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मंजूरी, जो संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए, इसकी बात कही थी। तो सर्वप्रथम किसे प्रस्तुत हुई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को ये जो है वो प्रतीत हुई थी, ठीक है, कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जाए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई। तो पेशा अधिनियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका समय भी हमको याद रखना है। पेशा अधिनियम जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन सही आंसर क्या है इसका, भूरिया समिति, ठीक है। तो भूरिया समिति कब आया था, क्या था उसका देख लेते हैं। कि जो देखो भूरिया समिति जो बना था सन 1995 के पेशा एक्ट के तहत बनाया गया था। तो आपको कई बार जो है याद रखना है पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी याद रखना है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया होता है। अभी हमारे यहाँ भी 1996 में लागू किया गया, लेकिन पेशा एक्ट लागू करने का भी जो है अभी इसका स्टार्टिंग कब से हुआ है, 1995 के एक्ट के द्वारा। तो पेशा का फुल फॉर्म याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शेड्यूल एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसमें कुछ और डेप्थ में है क्या, वो देख लेते हैं। तो इसमें इतना ही है, याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेशा अधिनियम किस समिति द्वारा किस सिफारिश पे लागू किया गया था। तो भूरिया समिति सन 1995 पे, ठीक है। तो याद रखना, फुल फॉर्म को भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं कि पंचायती राज के संबंध में सुमेलित कीजिए। कौन कौन सी समिति जो आई थी पंचायती राज के संबंध में, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी समिति आई थी। पांचों का, अशोक मेहता समिति तो आई थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, जुबिन मेहता समिति, क्या ये जुबिन मेहता समिति था या प्रताप सिंह। तो हमें जो है सिर्फ दो ही समिति हमने देखा था। ये बैग्स को बस याद रखना है, यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट पड़ता है यही है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक राय मेहता समिति, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट और सेकंड इस करेक्ट आंसर है। बाकी ये जुबिन मेहता समिति, प्रताप सिंह समिति, ये हमको नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं। तो ये पेशा एक्ट के बारे में कुछ बता रहा था कि अभी, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो ये जो अधिनियम है 10 राज्यों में लागू है, ठीक है। पेशा अधिनियम कितना, 10 राज्यों में लागू है, जो एक राज्य हमारे भी आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी लागू, टोटल अभी वर्तमान में पूछ सकता है कि कितने राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका। क्या ऑप्शन है ये, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो किसने कहा था ये वाक्य को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 40 के तहत है, ठीक है। आर्टिकल 40 में ये दिया गया है, पंचायतों की स्थापना का निर्देश है। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 40 में कहा गया है पंचायतों की स्थापना का उल्लेख है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, 8वां। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों, वही सेम अभी जस्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 40। इसी तरह बार बार क्वेश्चन आएगा, आपको इतना रटाया जाएगा कि आप सामने आओ, नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कहीं से भी तो आपको याद हो जाएगा। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज संस्थानों को 1988 में संवैधानिक स्तर प्रदान करने वाली सिफारिश कौन सी है। तो अभी जस्ट मैंने बताया ना, संवैधानिक स्तर
प्रदान करने वाली 1900 वो क्या था 1986 में संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए बोला था, ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थान को 1988 में एक समिति आई थी, संवैधानिक स्तर प्रदान करने की सिफारिश की थी, वो क्या है, थुंगन समिति। पी के थुंगन समिति 1988 में आया। इन्होंने क्या कहा था कि स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा की बात कही थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, पी के थुंगन समिति, ठीक है। ये स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा की थी। यही है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संवैधानिक स्तर प्रदान करने की बात कही गई थी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन फिर वही है कि पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1995। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है इसको। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, पेशा अधिनियम को भूरिया समिति के द्वारा लाया गया था 1995 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, जो कि आप फ्यूचर में गलत भी हो सकता था। पेशा अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया, तो भूरिया समिति ने इसको 1995 में लाया, लेकिन लागू 1 साल बाद हुआ, ठीक है। तो याद रखना है कि भूरिया समिति ने पेशा अधिनियम को 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए मैं खुद ही मिस्टेक कर रहा था, तो आपको यहाँ से सुधारना है। जब अधिनियम को कब लागू किया गया बोलेगा तो 1996 है, बट भूरिया समिति अगर सिर्फ कब लाया इस अधिनियम को बोलेगा तो 1995। इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। यही है, जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज संस्था जो गठन के सुझाव के लिए भूरिया समिति का गठन 1995 में किया गया था, बट इस समिति को सिफारिश के बाद 1986 में इसको लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था, ये किया गया था 26 जनवरी 2005 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एडीपीओ में 2021 में आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ है, 26 जनवरी 2005 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने वहाँ पे भी सॉल्व किया था। कौन कौन सा सही आंसर को बताना है फिर से इसमें कि कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा युग्म जो है सुमेलित है इसमें, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण। तो इसमें हम इसको कैसे कर देना, ऑप्शन देखेंगे। देखो सुमेलित कौन कौन सा है, पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण वी.आर. राव के द्वारा लाया गया था, बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रशिक्षण जो है किसके द्वारा, नहीं, एस त्रिवेदी के द्वारा नहीं लगाया था, ये गलत है। पंचायत और सहकारी का संबंध में समूह कार्य, बिल्कुल एस.डी. मिश्रा के द्वारा लाया गया था। और ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जी.वी.के. राव, ये हमने वहाँ पे भी देखा था। तो ऑप्शन डी, तो कौन कौन से सही है, ए सी डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ए सी डी, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है कि पंचायतों के कृत्यों पर पुनः विचार के लिए सन 1977 में देखिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी, मैंने बताया था। बैक्स को याद रखना है। सबसे पहले 1957 में बी आया, फिर 20 सालों के बाद में बी के मतलब बलवंतराय मेहता समिति है, फिर ए अशोक मेहता समिति 20 सालों के बाद 1977 में आए। इस तरह अगर आप समय को याद रखेंगे 20, 8 + 1 तो कभी नहीं भूलेंगे बैक्स का फुल फॉर्म को आप, ठीक है। ये हुआ था 1985, फिर 1986, कभी नहीं भूलेंगे। 20, 8, 1 को याद रखेंगे। तो हमको 1977 के बारे में पूछे तो 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह आप सन को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पंचायतों के कृत्यों पर पुनर्विचार करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से आई होप जो है वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक का। अब नेक्स्ट इसी से अब हम पंचायती राज में कौन कौन सा अधिनियम बना है, कौन कौन से क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारा क्वेश्चन अधिनियम से भी आएगा ही आएगा। कौन कौन सा पंचायती राज में अधिनियम आता है वो देख लेते हैं कि निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है। 73वें संविधान संशोधन में वो देख लेते हैं।
तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। इसमें कौन कौन से जो है प्रदान नहीं किया गया है। पहला देख लेते हैं कि ग्रामीण स्थायी निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिल्कुल जो है ये भी जो है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थानों को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के वित्त आयोग बनाया गया है, ये भी सही है। यदि पंचायत राज्य के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना, बिल्कुल सत्य है, 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ये पंचायती राज अधिनियम राज्य को प्रदान नहीं किया गया संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न समय में गठन समिति और सिफारिश के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। भाग 9 में है और कौन से अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। ये देखिए कि पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, एक नई सूची जोड़ी गई, ग्रामीण स्थानीय निकायों में 1/3 वही 30% का आरक्षण है जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी बोला है। किंतु ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 50% का भी आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, 50%। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। पंचायती राज संस्थानों को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए वित्त आयोग भी बनाया गया है। और पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाने पर 6 महीने के अंदर चुनाव, ये भी प्रावधान है, तो बिल्कुल सत्य है ये। अब इसी से अब ये पढ़ लिए तो आने वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि 73वें जो संविधान संशोधन होता है ना, संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है वो देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, तो फर्स्ट बिल्कुल सत्य है। वैधानिक नहीं दिया है, संवैधानिक दिया है, याद रखना। इसमें संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई है, बिल्कुल सत्य है ये भी। और इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि की गई, नहीं, ये नहीं है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, जस्ट अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो 1/3 5th इस करेक्ट है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसी में जस्ट पढ़े कि इसको प्रजातंत्र तीसरे स्तर पर लागू किया गया, एक नई सूची जोड़ी गई, संवैधानिक स्तर है। तो ये अगर ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको बार बार क्वेश्चन देखिए ADEO 2017 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब देख लेते हैं, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। अनुच्छेद आपको याद रखना है 243 का से लेके पूरा आपके जितने वहाँ तक का प्रावधान दिया है वहाँ तक का, ठीक है। अगर आपको इसको याद करने का टेक्निक मैं बताऊं तो आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा इसका जो है आभास, आपको तो पता ही है ABCD लाइन से, तो मैं ABCD वाला बताता हूं, आप इसको ऐसे ही सीधा टिक लगाएंगे। वो ट्रिक क्या मैं दिखा देता हूं, क्योंकि हमको लाइफ टाइम इसको याद रखना है। 243A से याद रखना है, ABCDE FG, यही का खा गा होता है, ठीक है। ए से आपको सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ बस याद रखना है कि सबसे पहले ग्राम सभा बनाना है। ए में हमको काम है ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा बन गया तो ग्राम सभा बनने के बाद हम पंचायतों का गठन कर देंगे। 2 चीज़ बस को आपको याद रखना है, फिर जितने भी होंगे आप खुद ही ऐसी याद रख लेंगे। ए में हम ग्राम पंचायत का गठन किए, ग्राम सभा का गठन किया, बी में पंचायतों का गठन कर लिया। अब सी को कैसे याद रखेंगे, सी मतलब क्या होता है, गा है ना, लाइन से आपको खुद ही याद रख लें। सी मतलब होता है क्या, पंचायतों की संरचना, सी से लिखेंगे पंचायतों की संरचना। डी मतलब क्या होता है, दबे कुचले लोगों को आरक्षण देना है, ऐसी ट्रिक से मैंने बनाया, दबे कुचले लोगों को आरक्षण देना है डी से। ई का मतलब क्या होता है, आरक्षण, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्शन करवाएंगे, तो इलेक्शन में अवधि होता है, तो पंचायतों की अवधि को बताता है। एफ का मतलब क्या है, फर्जी अयोग्यता को बताएगा, सदस्यों की जो निहरताएँ हैं उसको बताता है। एफ के बाद में आता है जी। ऐसे इसी तरह आपको भी अपने ट्रिक से, मैं इसको ऐसी ट्रिक से बनाया था। जैसे जी से हम क्या कहते हैं, मैंने ऐसी बनाया जैसे पाले खाने से शक्तियाँ आते, तो पंचायतों की शक्तियाँ ऐसे याद कर सकते हैं जी, ठीक है। और एच से और बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे पंचायतों द्वारा अधिरोपित की शक्ति, उसकी निधियाँ। आई का मतलब क्या होता है, इनकम मतलब वित्त आयोग, ठीक है। इसी तरह आप जितने भी हैं और बाकी को आप याद रख सकते हैं।
के बाद में पंचायतों के निर्वाचन करवाने का आयोग को बताएगा। इसी तरह आप पूरा याद रख सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे 243 का में बताया था, ए में आपको सबसे पहले क्या है, ग्राम सभा का गठन करना है। बी में क्या बताया था मैं कि पंचायतों का आपको क्या कर लेना है, गठन कर लेना है ग्राम सभा के बाद में पंचायत। सी का मतलब क्या होता है, गा का मतलब होता है, सी मतलब संरचना, आपको पंचायतों की संरचना करना है। डी मतलब घा मतलब क्या करना है, दबे कुचले लोगों को आरक्षण देना है। ये ट्रिक है ना, कोई एकदम सीरियस मत लेना, मैं सिर्फ इसको ट्रिक के हिसाब से बनाया था याद करने के लिए। दबे कुचले लोगों को आरक्षण देना है, तो ऑप्शन ये ऑटोमेटिक जम गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देख लीजिए ए का सी क्रम में इसको जमा हुआ है, फिर बी का फोर्थ, सी का सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, ये दिया हुआ है लाइन से क्रम में। अब यहाँ पे बोला है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है पंचायती राज का प्रावधान करता है। तो 243 बी में पंचायतों का गठन को ही बता रहे हैं ना कि त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रावधान है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इसमें थोड़ा एक्सप्लेन दिया गया है कि 343 बी में क्या है, पंचायतों के गठन को बताया गया है के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज होते हैं। 3 स्तर का, सबसे नीचे स्तर पे ग्राम स्तर पे क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। उसके ऊपर में जनपद स्तर होता है, खंड जो होता है ना वहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक या खंड बोलते हैं, वहाँ पंचायत समिति बनेगी। और उसके ऊपर में जिला आता है, जिला पे जिला परिषद बनेगा। तो आपको डेप्थ में पढ़ना है। 243 बी में बताया गया है त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान का 73 संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा भाग है। हमने वहाँ पे देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा भाग है, 9वां भाग है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन कौन से भाग कहाँ पे था। ये पर चल देते, यहीं पे लिखा है, देखिए कौन से भाग के अंतर 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 के अंतर्गत में 11वीं अनुसूची में ये प्रावधान जोड़े गए हैं। तो वेरी इजी है, कौन से ये भाग 9 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 73वें संविधान संशोधन कौन से संविधान के भाग में आता है, भाग 9 में। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में। तो इसी तरह और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बनेगा, देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है, पूछ रहा है। कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा, इसमें से कोई कानून नहीं बना है, राष्ट्र शासन राष्ट्रपति नहीं, ये भारतीय संविधान द्वारा स्थानीय स्वशासन की शक्ति प्रदत्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन निगमित निकाय है, कारपोरेट बॉडी है। भाई इसमें से कौन सा, भाई जिला पंचायत हमने बताया था ना अभी, कौन कौन से 3 स्तर में कौन कौन से होते हैं, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पे जनपद पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत। तो कारपोरेट बॉडी तीनों है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखिए, कारपोरेट निगमित निकाय का मतलब क्या होता है, लोगों को वह समूह जिसकी पहचान व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होती है एवं उनकी मान्यता वैधानिक होती है, इस प्रकार के समूह को ही निगमित संज्ञा दी गई है। इसके अंतर्गत पंचायती राज और नगरीय निकाय के समस्त स्तर आते हैं। ये पंचायत के स्तर के आते हैं, जो दिखाया था ना ये पूरा पंचायत के है। और नगर में नगर पंचायत आते हैं, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। ये एरिया बना हुआ है कि इतना इतने स्तर पर, इतना इतना क्षेत्र पर इतना बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से देखिए ABCD, अगर आपको कोई पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी की अगर कुछ याद रहेगा तो क्या मैंने बताया था ना, जी मतलब पाले जी खाने से शक्ति आती है, तो एक ही बार में आप टिक लगा देंगे। 243 जी में दिया हुआ है। आई का मतलब है इनकम, राज्य वित्त आयोग। ए का मतलब तो ग्राम सभा था। के का मतलब क्या होता है, ये होता है निर्वाचन करवाना। ठीक है, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन कराना, तो ऐसे ही याद रख सकते हो। जी मतलब पाले जी खाने से शक्ति, आई से इनकम मतलब राज्य वित्त आयोग, इस टाइप का अपने हिसाब से याद रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजाति जातियों और अनुसूचित और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। देखिए आरक्षण का फिर 9वां क्वेश्चन मैंने बताया था, क्या है, डी
देखिए इसको कोई एकदम वो नहीं लेना, मैं दबे कुचले लोग बोल रहा हूँ, इसको मैंने सिर्फ याद करना। क्या है, कई बार होता है कि मैं दबे कुचले लोगों को वो ट्रिक से बस मैंने याद किया, मैं कोई कास्ट किसी पे वो नहीं बोलता। डी का मैंने ऐसे याद रखा कि दबे कुचले लोगों को आरक्षण के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ट्रिक के लिए बस। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसको ट्रिक के हिसाब से ऐसे मैंने बनाया हुआ है कि मुझे याद रहे, ठीक है, किसी कास्ट पे हमको नहीं बोलना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है, 243 डी का आंसर इज़ करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हर राज्य में ग्राम पंचायतों को गठित किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि गांव मध्यवर्ती है ये सभी क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमने बताया था। देखो ई का मतलब तो क्या होता है, इलेक्शन करवाना, तो ये तो हो नहीं सकता। के में निर्वाचन करवाना। जेड का मतलब क्या था याद है, जेड का मतलब होता है निर्वाचन संबंधी मामलों का, ये बहुत ज़्यादा चलते, सॉरी ये नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षा को बताते हैं, तो ये जेड भी गलत हो गया। बी सही है क्योंकि पंचायतों का गठन करेगा, उसी के अंतर्गत में गांव, मध्यवर्ती, जिला सभी आ जाते हैं। पंचायतों को गठित किया जाएगा लिखा है, सीधा गठन किसमें, बी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या लिखा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है। ग्राम सभा का अर्थ निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल है। तो कौन सा है ये, तो वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। 243 आर्टिकल से ही तो स्टार्ट होता है ये ग्राम सभा, ठीक है। तो पंचायती राज किससे स्टार्ट होता है, 243 से। तो ये आंसर इज करेक्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत जब तक किसी कानून के तहत समय से पहले ही भंग नहीं हो जाती, उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 साल तक जारी रहेगी, आगे नहीं। तो भाई मैंने बताया था ई का मतलब क्या होता है, इलेक्शन करवाना, वही है ना। ई का मतलब पंचायतों की, इलेक्शन मतलब क्या होता है, पंचायतों की अवधि को बता रहा है ये कुल मिला के। तो मैंने इसीलिए उस ट्रिक को बताया था और ऐसे बनाया हुआ है। ई का मतलब होता है इलेक्शन करवाना, पंचायतों की अवधि को बताना है। इलेक्शन होगा तो अवधि पता चल जाता है। सी का मतलब संरचना है, बी मतलब पंचायतों का गठन, के मतलब निर्वाचन करवाना, ई का मतलब इलेक्शन, ठीक है। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग होता है, के का मतलब करवाना, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता, मैंने बताया था एफ मतलब फर्जी, अयोग्यता को बताया था। देखिए बहुत जो ट्रिक्स है ना बनाओगे ना तो खुद ही बनेगा। एफ मतलब 243, एफ मतलब फर्जी, अयोग्यता को बताएगा ऐसी। जी मतलब पाले जी खाने से शक्तियों को बता रहा है। एल मतलब क्या होता है बताया था ना अभी, एल का मतलब होता है पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में, ये नहीं बताया था, लागू करना, कतिपय क्षेत्रों में पंचायती संघ से राज्य क्षेत्र में लागू करना। एम का मतलब ये होता है कि इस भाग कतिपय क्षेत्र में जहां मना कर रहे हैं, एम का मतलब याद रखना कि कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, मना कर रहे हैं ना कि उस क्षेत्र में नहीं करना है, तो ये होता है। तो एफ मतलब अयोग्यता को पूछा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अब संविधान के अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है, मैंने ओ का नहीं बताया था। ओ का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओ जो है पंचायती चुनाव से जो भी मामले आएंगे उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालय का हस्तक्षेप करने, न्यायालय जो है हस्तक्षेप ही नहीं करता पंचायती संबंधी चुनाव के मामलों में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ठीक है। पंचायती चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बाध्य, ठीक है। 243 ओ याद रखना है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है चुनावी संबंधी, तो अगर ग्राम पंचायत का मामला होगा तो जो अनुभवी अधिकारी होता है जो ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं वो देखते हैं। अगर जनपद पंचायत का स्तर है तो कलेक्टर डायरेक्टली देखता है। अगर जिला पंचायत है तो जिला पंचायत का सीईओ देखता है वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए फिर से वही जो ट्रिक से देखा था, अगर वो याद होगा तो ये खुद ही आप जो, इसीलिए बार बार इस जो ट्रिक था ना उसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ई का मतलब तो मैंने बता दिया था, ई का मतलब इलेक्शन, कार्य अवधि को बता रहा है। देख लेते हैं कहाँ पे है कार्य अवधि, पंचायतों के कार्यकाल को बताया, बिल्कुल सही है ये। हमको कुछ सही उत्तर का चयन करना है, ये सही जमा हुआ। एफ मतलब फर्जी, अयोग्यता को बताता है।
वही है, सदस्यता की निहारताएं को बताता है, ये भी सही है। जी मतलब पाले जी खाने से शक्ति आती है, इसके शक्तियों को बता रहा है, ठीक है। एच मतलब क्या होता है? एच मतलब कि पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उसके पंचायत की निधि, ये बिल्कुल अपने आप में सभी जमा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का? करेक्ट आंसर बी, जो कि अपने आप में सभी जमा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। ये देखिए, अब यहाँ पे भी आप एक बार में अगर ये जो ट्रिक से बनाया वो खुद, आई का मतलब होता है इनकम, मतलब राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी, ए का डी, फोर्थ वाला। जे का मतलब क्या होता है? पंचायतों का लेखाओं की संपरीक्षा कराना, जांच, जे से याद रखना, जांच करवाते हैं, जांच करवाना, पंचायतों की संपरीक्षा लेखाओं के द्वारा, तो ये बिल्कुल जमा हुआ है। के मतलब बताया था, के का मतलब है कि निर्वाचन करवाना, वही है, निर्वाचन करवाना, ये जमा हुआ ये भी। एल का मतलब क्या होता है? लागू करना, पंचायती राज का लागू करवाना, ठीक है। एल का मतलब बताया था पंचायतों के निर्वाचन के लिए लागू, नहीं, पंचायती संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कराना। तो देख लेते हैं किस में जमा हुआ है ये ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ए का फोर्थ है, राज्य आई से इनकम, राज्य वित्त आयोग। फोर्थ किस में नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, अब दो में है, कन्फ्यूजन वही रहता है। जे का मतलब है कि, एल का मतलब लागू करवाना, तो देख लेते हैं डी का फर्स्ट इसमें है, तो यही आंसर। तो इस तरह आप इस तरह काट के भी इसको बना सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है क्या? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान, चुनाव मतलब क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है ना, पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान बोल रहा है, ठीक है। किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर होगा? के, मतलब निर्वाचन के लिए बोल रहा है कि पंचायतों के निर्वाचन किस में होता है? के में। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक है। एल का मतलब तो ये संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना होता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अधिनियम से क्वेश्चन बार बार बनेगा ही बनेगा, इसको अच्छे से याद रखना। अधिनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है और आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से देख लेते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। इसमें कितनी धारा हैं? तो याद रखना, इसमें टोटल, सबसे पहले तो टोटल ये बता दूं, 15 अध्याय है, 15 अध्याय है। इस 15 अध्याय में 132 धारा है, 132 धारा है, धाराएं हैं, और टोटल 4 अनुसूची हैं, ठीक है। टोटल 4 अनुसूची है। तो कितना आप कैसे याद रखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज अधिनियम 193 में हमको याद रखना है कि 15 अध्याय, 15 अध्याय के अंदर में 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूची, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसको किसी भी तरह से घुमा दे आपसे बनेगा ही बनेगा। हमको इसको नहीं देखना कितनी धाराएं बोला है, तो धारा में 132 लिख लेना, अध्याय बोलेगा तो 15 लिख लेना, और कितने अनुसूची बोलेगा तो 4, हाँ कितने अनुसूची? 4 अनुसूची। ऐसे ही आप भी लिखोगे ना तो बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, खुद ही याद हो जाएगा, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 132 धारा है, 15 अध्याय, 4 अनुसूची, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? 88 के, धारा 88, देखिए अब धारा भी पूछने लगा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताता है? ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच, जब भी ग्राम पंचायत के सबसे नीचे स्तर पर, मैंने वहाँ पे बताया था ना, कौन देखता है इसको? ये देखते हैं कलेक्टर द्वारा नामित कोई जो द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति होगा वही देखता है कार्यकलापों को, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है भाई? ग्राम पंचायत होता है सबसे ग्राम स्तर पे, जिला जनपद स्तर पे जनपद पंचायत होता है, जिला स्तर पर है ग्राम पंचायत भी होता है ना, ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। नगर पंचायत नहीं आता है पंचायती राज अधिनियम, वो तो नगरीय निकाय में आ जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जो कि सम्मिलित नहीं है। अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावित है? भाई 1993 में हमने देखा था ना, 1993 73वां संविधान संशोधन वाला प्रभावी पूछा है, तो ये पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ। पूर्व इसका नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था। अब थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा लेवल, अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं।
पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में क्या सही है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सही है। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। बिल्कुल सत्य है। इसको उस समय भाई 2000 से पहले तो मध्य प्रदेश का ही में आता था। बिल्कुल सही है ये भी। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी राज्यपाल ही स्वीकृति देते हैं कोई भी चीज़ जो अगर पंचायती राज अधिनियम या कोई भी स्तर का हो तो। और छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने अंगीकृत कर 1/11/2000 से प्रभावशील रहा। ये भी बिल्कुल सत्य है। और 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया था, नहीं ये गलत है। अधिसूचित इस दिन नहीं किया गया था। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया, नहीं ये भी गलत है। इस पर भारत के राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान की, गलत है ये भी। यह विधियों का अनुकूल आदेश 2001 कहलाता है, ये सही है। तो ABCG ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। एडीएम पूछा गया 2012 में कि इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज अधिनियम में कितने संशोधन हुए हैं। एक ही तो संशोधन हुआ है। ठीक है, एक ही संशोधन हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, एक बार संशोधन हुआ है। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जून 2004 था। ठीक है, जून 2004 था। अब छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। छत्तीसगढ़ में पंचायती व्यवस्था 2003 में लागू किया गया, क्या ये सत्य है, नहीं गलत है ये। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जनपद और जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं, ये भी गलत है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का बिल्कुल 50% महिलाओं को छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण देते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, अभी जस्ट हमने देखा कब पारित किया गया था, 1993 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बताएं। कौन सा सत्य नहीं है भाई। राज्य में 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ग्राम स्तर, जनपद स्तर, जिला स्तर, ये भी सही है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 50%, ये भी सही है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, नहीं ये गलत है। पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, बिल्कुल भाई एक समय होता है समयबद्ध निर्वाचन का 5 साल की अवधि, तो ये भी तो कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है सत्य नहीं है। अब देख लेते हैं वर्तमान की स्थिति क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है, तो ऑप्शन ए। भाई अभी हम देखें ना पंचायती राज अधिनियम 1993 में है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये CSPCL में दे चुका है क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस, वही राइट टू रिकॉल वाला क्वेश्चन है, कौन से इसमें बताया गया है, धारा 21 का में बताया गया है। ठीक है, धारा 21 का में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब देख लेते हैं कि किसका क्या क्या है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है धारा 21 सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हम किस पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, पंच पे नहीं लाते हम। सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल वाला क्वेश्चन, पदाधिकारी को वापस बुलाना, धारा 21 का में बताया गया है। धारा 28 जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को बताता है। जनपद पंचायत सदस्य ही देख कहाँ किस पे नहीं होता वो पूछा जाता है। जनपद पंचायत के सदस्य के विरुद्ध नहीं लाते, पंच के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। 35 जो है जिला पंचायत, ये जनपद में 28, 35 जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए है। 37 जो है पंचायत पदाधिकारियों का त्याग पत्र, निलंबन बोलेगा तो धारा 39, 40 में हटाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को याद रखना, आगे और क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सी धारा जो है प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों को गठन करने के लिए शक्तियों को परिभाषित करता है। ये 47, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
देख लेते हैं अब यहाँ पे धारा दिया हुआ है। देखिए अभी जस्ट हमने यहाँ पे धारा देखा ना, तो ये याद रखना है, धारा ही इम्पोर्टेंट है। अभी ये जैसे जस्ट ऊपर आपने देखा होगा कौन कौन से धारा में क्या है। धारा 37 में क्या मैं बताया था कि पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, तो 37 क्या है, पंचायतों के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। तो ऑप्शन ए का डी, ठीक है। सही का हमको चयन करना है। उसके बाद 38 में हमने क्या देखा था, 38 में हमको बताया, 38 नहीं था, 39 दिया था निलंबन, ठीक है। और 40 को तो हटाना को बता दिया था, ये बी हो गया। और निलंबन इसको बताया है। रिक्तियों में भरे जाना 38 को बताता है, रिक्ति। तो इसका सही आंसर इन्होंने ए लिया हुआ है, लेकिन 37 का हिसाब से देखो इसने आंसर क्या लिया है, आई डोंट नो। सही अगर 37 का देखें तो पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, तो ए का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का फोर्थ, इसका क्या होगा फोर्थ। तो फोर्थ किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, ठीक है। एक देख लेते हैं। 38 में मैंने बताया 38 नहीं दिया था। यहाँ पे मैं बताता हूँ 39 में निलंबन को बताता है, मतलब थर्ड का फर्स्ट, बिल्कुल सही है ये। और 40 में बताया था ना हटाना, बी। ये देखिए ये दो है, यहाँ और यहाँ में मिस्टेक है थोड़ा। तो 40 का क्या आना चाहिए, अधिकारियों को हटाया जाता है। तो ये आप ये चीज़ को अच्छे से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आंसर कई बार जो है गलत दिया रहता है, लेकिन जो ये धाराएं बने हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल सत्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, देखिए अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, कौन सी धारा दिया गया है, कौन सी धारा कौन से अनुसूची में ये पूछा गया है, ठीक है। तो अनुसूची 1 जो है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। तो अनुसूची 1 बताया गया है धारा 80 को, और अनुसूची 2 बताया गया है धारा 70 को की धारा उपधारा 1 को। अनुसूची 3 बताया गया है धारा 70 की उपधारा 2 को। अनुसूची 4 जो है 53 की उपधारा 1 को बताया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारों के बीच विवादों के निपटारा के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो इसके निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायतों गठन के स्थानीय प्राधिकार के संबंध विनिमय नियम 1994 किस धारा के प्रावधान बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये धारा 90 के तहत में आता है, ठीक है। अगर जब भी विवाद की स्थिति बनेगा तो धारा 19 के तहत में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कि पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जो है जिला पंचायत में विलीन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बस करेक्ट होगा इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर से, ये पूरा धारा बहुत इंपॉर्टेंट है और धारा को याद रखना। पंचायती राज अधिनियम 1993 की अध्याय 14.1 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। 129 में बताया गया है क्या, 129 में बताया गया है पंचायतों की संपरीक्षक को। 29A में बताया गया है परिभाषा। इसमें भी थोड़ा डाउट लग रहा है कैसे कैसे दिया है। तो 129 परिभाषा को बताना चाहिए, और ठीक है सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 129B जो है पंचायत और ग्राम पंचायतों का गठन को बताता है, और 29C जो है शक्तियों को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका। AMO 2022 में दिया गया है ये, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे इतना लंबा हो गया, तो मैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए एक अलग से वीडियो लाता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो हमको उसको पढ़ने में भी थोड़ा आलसी लगता है, ठीक है।